तो अभी हम शिक्षण कौशल की बात कर रहे थे, जिसमें हमने पहले शिक्षण, जो कि हम अपनी क्लासेस में ऑलरेडी कई बार चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद कौशल को समझा कि जो कौशल है उसका व्यवहारिक अर्थ क्या हो सकता है। तो जैसे कोई एक स्कूटी या स्कूटर ठीक करने वाला अल्प आयु का मैकेनिक, या कहें कि हेल्पर, जिसको उस विषय का पूर्ण ज्ञान है, वो आपकी स्कूटी या स्कूटर चला करके ये बता देता है कि समस्या कहाँ पर और क्या हो रही है ना। कई बार तो जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर चुके होते हैं वो तक इस समस्या को नहीं पहचान पाते या नहीं पकड़ पाते। कारण यही है कि नॉलेज नहीं है। ठीक? और जो पकड़ पाया है उसका कारण क्या है? नॉलेज है। और नॉलेज कैसा? व्यवहारिक, कि उसने चला करके बताया ना। इसी तरह से किसी एक बड़ी बाजार में रेड़ी लगा करके सामान बेचने वाला वो छोटा बच्चा, जो अपने सामान को बड़ी चतुरता से, चपलता से आपको मोहित करते हुए बेच देता है। ठीक है। अब उसे किस बात का ज्ञान? तो अगर वो कोई फल बेच रहा है तो उसको फलों की वैरायटी का, ठीक है, उनके लाभ का पूरा ज्ञान होता है। और उससे बेहतर ज्ञान होता है कि वो किस तरीके से आपको कन्विंस करेगा। इसी प्रकार से अपने जीवन में आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो किसी एक व्यवसाय से जुड़े होते हैं और व्यवसाय को वो बहुत अच्छे तरीके से चला रहे होते हैं। आप भी टीचिंग करते हैं तो वहां पर आपका टीचिंग का स्किल, जिसको हम फिर से स्किल बोल दे रहे हैं, कौशल कह दे रहे हैं, अगर बहुत अच्छा है तो फिर आप उस क्षेत्र के रिनोन टीचर बन जाते हैं। कुकिंग करते हैं अगर आप, और कोई एक डिश जो आपका पैन डिश है, मतलब कि जो आपको बहुत फेमस है, होता है ना, कई बार आपके फैमिली में लोग आते हैं, बोलते हैं अरे यार ये डिश बना के खिलाओ। इट मीन्स कि वो जो बनाने का उसका जो पैटर्न है आपका, वो अल्टीमेट है, वो बहुत बेहतर है। वो इसीलिए बेहतर है क्योंकि आपको उसकी बारीकियां पता है बहुत ज्यादा, है ना। तो जैसे मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा था आपको पहले भी, बड़े समय रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी तो मैं दोबारा देता हूँ। जैसे अगर आप, छोटा सा उदाहरण है, आप खीर बनाना चाह रहे हैं, आप एक हलवा बनाना चाह रहे हैं कुकिंग में, तो इंग्रेडिएंट्स तो, या सामग्री तो जो पड़ती है वो सब आपने रखी होगी। जैसे क्लास में जब आप पढ़ाने जा रहे हैं जिस विषय को, संबंधित किताबें, टीएलएम, सब सामग्रियां हैं वो आपने रखी हुई है। उनको बोलते भी हम क्या है? टीएलएम बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री। सामग्री सारी रखी है आपने वो खीर या फिर हलवा बनाने के लिए। क्या इससे आपका जो ये खीर या हलवा बना रहे हैं टेस्टी बन जाएगा? तो आंसर है नहीं। कितनी आंच में कितनी देर तक उसे पकाना है इसका भी नॉलेज होना चाहिए। वो जो विषय आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, वो बच्चे को एक ही दिन में पूरा पढ़ा देना है, या उस विषय का कितना अंश एक दिन में बच्चों को समझ में आ सकता है, इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए। इसी तरह से पकाते हुए कौन सी सामग्री कितने रेशियो में, कितने अनुपात में डालनी है, और उससे महत्वपूर्ण कि कब। ठीक है ना। जब आप पकाना शुरू करते हैं तो आप लोग तो सब के सब बहुत अच्छे कुक होंगे। आप पकाना शुरू करते हैं कि आप एक ही साथ सब कुछ डाल देते हैं उसमें, समय समय पर थोड़ा 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 करके आप चीजों को डालते रहते हैं। तो ऐसे ही क्लास में आपके पास टीएलएम भी है, किताबें भी हैं, और बोर्ड का भी यूज करना है आपको, ब्लैक बोर्ड का या व्हाइट बोर्ड का।
तो कब किसका कितना इस्तेमाल करना है, कितना प्रयोग करना है, इसका ज्ञान भी होना जरूरी है। तो अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, चाहे अब वहाँ खीर बना रहे हैं या गाजर का हलवा बना रहे हैं या यहाँ पर क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो जब तक इन बातों का, इन बारीकियों का आपको ज्ञान नहीं होगा, आप कह सकते हैं कि आप में अभी फिलहाल उतना कौशल नहीं आना है। क्लास में जाकर के कुछ बातें रख देना इज अनदर थिंग, टीचिंग वो भी है। और क्लास में जाकर के हर एक कंटेंट को बहुत बेहतर तरीके से बच्चों के सामने रखना कि बच्चे आपकी क्लास में रेगुलर बैठने, इच्छा से बैठने, ठीक है, और आपकी बातों को सुनने के लिए मजबूर हो जाए। और उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि जब वो प्रोडक्ट पूरा हो, जैसे आपने खीर में और हलवे में जब अब गैस ऑफ कर दी, ये मानते हुए कि अब ये पक चुका है, प्रोडक्ट बन चुका है, इसी तरीके से जब आप वहां क्लास के अंदर अब उस विषय पर चर्चा करना समाप्त कर देते हैं, जैसे गैस का बंद करना वैसे चर्चा को समाप्त करना, तो आप भी ये मानते हुए चले कि अब वो बच्चे जो है वो उतने ही उस विषय के ज्ञाता हो चुके हैं, ठीक है ना, जितना उनको होना चाहिए। अब उससे ऊपर कोई लिमिट नहीं है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से इधर आपका जो खीर या हलवा है वो भी अल्टीमेट टेस्ट के साथ एक बेहतरीन प्रोडक्ट बन करके निकलेगा, और इसी तरह से क्लास के अंदर वो बच्चा आपका, वो भी तो प्रोडक्ट है ना, वो भी अल्टीमेट प्रोडक्ट बन के आपका निकलेगा। ठीक है, तो ये होता है कौशल, अगर इसका हम प्रयोग कर पाए तो। अब इस कौशल को हम थोड़ा सा और इलेबरेट करते हैं टीचिंग के अंदर ही। हालांकि पैरेलल एग्जाम्पल से मैंने वहां पर कोशिश की समझाने की, तो इसमें बहुत सारे आपके स्किल होते हैं अलग अलग। आप एट द सेम टाइम बोर्ड का यूज भी कर रहे होते हैं, ब्लैक बोर्ड का, तो वो ब्लैक बोर्ड स्किल बन जाता है। एट द सेम टाइम आप बच्चों के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं, उनको कोई चीज समझाने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो फिर वो आपका एक्सप्लेनेशन होता है, तो उसको हम स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग कह लेते हैं। एट द सेम टाइम जब आप कोई नया विषय बच्चों के सामने रखते हैं, तो उस विषय को रखने से पहले आप बहुत सारी बातें करते हैं बच्चे के साथ, ताकि वो बच्चे को आप उस विषय की ओर लेके जा सके, तो वो कहलाता है आपका स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर ये क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान आप कई बार बीच बीच में कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं, कभी क्लास पूरी होने के बाद प्रश्न पूछ लेते हैं, तो इस प्रकार से प्रश्नों के माध्यम से भी बच्चों को आप समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो हो जाता है आपका स्किल ऑफ क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे का ध्यान ही नहीं है, आप देख रहे हैं पीछे की बच्चे तो आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई बैग खोल के टिफिन निकाल के एक बाइट ले रहा है ना, और कोई पानी पीने के बहाने से, कोई टॉयलेट जाने के बहाने से क्लास से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उनका ध्यान नहीं है। उसे ग्रैब करने के लिए स्किल ऑफ प्रोबिंग यूज करते हैं आप। ठीक है, जहां पर आप अगर कहानी सुना रहे हैं तो वॉइस मॉड्यूलेशन करना शुरू करते हैं, तो बच्चे एकदम ध्यान देते हैं, अरे क्या हो गया एकदम से, अचानक आपने शेर की आवाज निकाली, अचानक आपने बूढ़ी आमा की आवाज निकाली, अचानक आपने एक छोटे बच्चे की आवाज निकाल दी, बच्चा क्या है, आपकी तरफ खींचे चला आता है। वो क्या रहा है, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है सर पढ़ा क्या रहे हैं, उसको इस बात से होता है अरे सर आवाज कैसे निकाल रहे हैं। ऐसा होता नहीं होता है, कुछ भी यस सर। कुछ भी अनकॉमन सा क्लास में जब आप प्रेजेंट कर देते हैं, तो बच्चा कुछ देर के लिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी क्लास के लिए, बट कुछ देर के लिए वो आपके क्लासरूम में पूरी तरह से अटेंटिव हो जाता है अचानक से। वो सब हम पढ़ते हैं स्किल ऑफ प्रोबिंग के अंतर्गत। तो ऐसे ही बहुत सारे स्किल हैं होने को, तो बट अब क्योंकि हम
इन सभी कौशलों को नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, और हमारा जो फोकस है वो एग्जाम क्रैक करना है, ना कि ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त उतना ही करना जितना हमारे एग्जाम में हमको हेल्प कर सके, वरना तो 2 3 4 5 8 महीने भी कम पड़ जाएंगे। 2 साल का बीएड कम पड़ गया तो फिर तो 1 1 घंटे की क्लासेस में, है ना। अब हम इन सभी स्किल्स की जो जो मेजर स्किल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बेसिक्स को लेते हुए चलते हैं। पहला स्किल है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग यानी कि जिसको हम व्याख्या कौशल भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ ये व्याख्या, क्या है ये एक्सप्लेनेशन। तो इसको कुछ ऐसे समझिए, आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, आपकी एक सहेली या आपका एक कोई फ्रेंड किसी एक मैरिज पार्टी में कल इवनिंग में गया हुआ था। अब वो आया या आई, वो आपसे कहता है कि कल जहाँ मैं पार्टी में गई थी या गया था, बड़ा मजा आया। बस इतना ही बोलता है। और अगर आप थोड़े से क्यूरियस हैं, थोड़े से जिज्ञासु हैं, तो आप कहेंगे भाई एक्सप्लेन इट, थोड़ा समझाओ तो सही कि क्या मजा आया, ऐसा क्या वहां पर था, समझाओ, एक्सप्लेन करो। तो फिर आपको वो डिटेलिंग में समझाएगा, और जो जो बातें सरलतम रूप में आप समझ सकते हैं वो आपके सामने वो रखेगा। ठीक है। अब उसने ये कहा कि कल मैंने उस मैरिज पार्टी में सॉफ्ट ड्रिंक्स पी। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा ये क्या होता है। फिर वो उसको समझाने की कोशिश करेगा। तो कुल मिलाकर के जब आप क्लास में टीचिंग करते हैं, तो कुछ प्रकरण ऐसे होते हैं, कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिनके बीच बीच में कुछ शब्दावलियां आपको समझाने की कोशिश करनी पड़ती है। कुछ घटनाओं को आपको, जो घटनाएं बच्चे की देखी हुई नहीं है, बच्चे की अनुभव की हुई घटनाएं नहीं है, स्पेशली उन घटनाओं की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसी घटनाओं को फिर बच्चे की वातावरण के साथ रिलेट करते हुए फिर वो एक्सप्लेन करने की कोशिश आपको करनी पड़ती है। ठीक है ना। जैसे आपने बोला भैया समुद्र के जहाज के बारे में पढ़ा रहे हैं, बच्चे ने देखा ही नहीं, क्या समझाओगे। तो उसको थोड़ा रिलेट करोगे ना, जैसे तालाब में, भीमताल नैनीताल में नाव चलती है। सोचो कि नाव बहुत बड़ी हो जाए, 3 4 5 10 मंजिला हो जाए नाव, अब कैसी लगेगी। बच्चा उसको इमेजिन करेगा, और कम से कम उसकी जो फंक्शनिंग है उसको ये तो समझ जाएगा कि यार जैसे नाव चलती है वैसे ही वो चल रहा होगा जहाज, और क्या है। जैसे नाव में सवारियां होती हैं वैसे उसमें होंगी, बस नाव में 2 होती है तो उसमें जितने मंजिले उतनी मल्टीप्लाई कर लो, इतनी होती होंगी। अब क्योंकि बहुत सारी मंजिलें हैं, तो हो सकता है एक आध मंजिल में उसमें फिर आपका रेस्टोरेंट टाइप का हो, बफे सिस्टम हो, कहीं पार्टी के लिए आपका डीजे वगैरह लगा हो, ये कुछ हो सकता है। तो इस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। तो ये है पावर ऑफ एक्सप्लेनिंग। ठीक है, जितना आपके पास एक्सप्लेनेशन की क्षमता होगी उतना ही बेहतर आप टीचिंग कर पाएंगे। ना। तो क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन करने के दौरान हम ये जरूर ध्यान पे रखें, एक्सप्लेनेशन ही नहीं टीचिंग के ही दौरान, कि हम जो बात कर रहे हैं वो उस आयु वर्ग के बच्चों के अनुसार हो जिनको हम क्लास में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप पढ़ा रहे हैं क्लास 8th को, बातें आप कर रहे हैं क्लास 1 और 2 के बच्चों के लेवल की, तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं है। कुछ ज्यादा सरल हो जाएंगे, बच्चे ध्यान ही नहीं देंगे उस पर। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना। नहीं सर, मतलब क्लास में जो बच्चे हैं, उनके लेवल के हिसाब से हमें बिल्कुल। एक्सप्लेन करना है। बच्चा है लेकिन अगर। क्लास में तो हर लेवल का बच्चा होता है ना सर। बहुत हम्म। तीक्ष्ण बुद्धि का भी होता है, मॉडरेट भी होता है, थोड़ा लो भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो पहला तो हम जो कंटेंट रख रहे हैं वो उसको हम बच्चों की जो एज है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसको
एसिमुलेट करके फिर रखेंगे। अब देखो यहाँ पर एज का जो प्रश्न आता है, तो जैसा अभी लक्ष्मी ने कहा कि एक तो हमने जब आईक्यू पढ़ा तो हमने ये जाना कि वैसे तो बहुत तरह की एज बनाई है। एक होती है मेंटल एज, एक होती है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज या फिर वास्तविक आयु। ठीक है, इसके अलावा एक बायोलॉजिकल आयु एज भी होती है, उसको हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, वो फिर आपका स्पोर्ट्स वालों का हो जाता है। ठीक है, तो अब क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं आपके, कुछ बच्चे तो बिल्कुल उस सेम मेंटल एज के हैं, उतनी उनकी मेंटल एज, उतनी उनकी क्रोनोलॉजी, मतलब एवरेज बोलते हैं उनको। जिनकी मेंटल एज अपनी रेगुलर एज से ज्यादा है वो हो जाते हैं आपके क्या, हाई आईक्यू वाले, यानी कि सुपीरियर। ठीक है, और जिनकी थोड़ा कम है और या बहुत कम है तो फिर वो, फिलहाल हम यहाँ पर जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी हमारा जो विषय है वो वास्तविक आयु है। क्योंकि जब पहली बार कोई टीचर क्लास में जाएगा तो उसको नहीं पता होगा कि बच्चे का लेवल क्या है, और दुर्भाग्य से हमारे शिक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार से कोई इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं कराया जाता बच्चों का, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि उनकी मानसिक आयु क्या है। और यहाँ पर हमें भी ये छूट नहीं है कि हम अपने मन से ये मान लें कि इस बच्चे की मानसिक आयु कम, ये नहीं। ठीक है, ऐसा आप कर भी नहीं सकते। दोबारा, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे तो सिलेक्शन क्या होना चाहिए आपका, यानी कि चयन। अब चयन, पहले तो चयन किस चीज का करेंगे आप, बताओ बताओ, कंटेंट करेंगे ना। ठीक है, लेकिन हम कंटेंट को तो पढ़ाने की बात कर रहे हैं, स्किल के अंदर थोड़ी कंटेंट सिलेक्शन होगा, कंटेंट तो पहले हो चुका है सिलेक्शन, है ना। तो हम यूज करेंगे स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, वाक्य या फिर भाषण जो आप दे रहे हैं, भाषण। क्योंकि एक्सप्रेशन में भाषण देना है आपको, लेकिन मोदी ही देते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, ठीक हो गया। आप जिस भाषा का, जिन शब्दों का, देखो जब हम बोलते हैं तो हम शब्दों का चुनाव भी करते हैं। आमतौर हम इस पर गौर नहीं करते क्लास में जाते हुए, हम बस टॉपिक लेते हैं, उसमें ये लिखा है वो लिखा है और ठीक है पढ़ा दिया। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही जा रही है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग में, आपको शब्दों तक का चुनाव करना है, किन शब्दों का प्रयोग आप करेंगे। क्यों, क्योंकि जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं क्या उसने पहले कभी वो शब्द सुना है। अगर आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जो उसने सुना ही नहीं है तो समझ में आएगा ही नहीं ना उसको। और ऐसे शब्द जो बच्चे को समझ में ही नहीं आएंगे, जो उसकी वोकेबलरी से बाहर के हैं, उनको बोलते हैं आउट ऑफ या एप्रोप्रिएट वोकेब, या फिर वैग्यू वर्ड। सबसे बेहतरीन शब्द जो इसके लिए है वो है वैग्यू, यानी कि अस्पष्ट शब्द। ठीक है, अस्पष्ट शब्द। अब ये अस्पष्ट शब्द है जो कि समझ में नहीं आने वाला, क्या फायदा बोल करके क्लास में बच्चे का। और एक और चीज ध्यान देनी है, आपने बहुत सारे शब्द बोले, बहुत सारे वाक्य बोल दिए, लेकिन एक ही शब्द अगर आपका ऐसा हो गया स्पष्ट है तो बच्चे का पूरा ध्यान उस शब्द की तरफ चला जाएगा, आपके सारे वाक्य बेकार हो जाएंगे। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। आप जब बैठ के पढ़ रहे होते हैं, चाहे ट्रेनिंग ले रहे हैं, आज की डेट में आप सब टीचर्स हैं या कोई क्लास पढ़ रहे हैं, तो वहां पर अगर कुछ एक नया शब्द आ जाता है जो आपने कभी सुना ही नहीं है, जो आपको समझ में ही नहीं आया, तो क्या ऐसा नहीं होता कि आपका पूरा ध्यान जो है वो शब्द को ही समझने में निकल जाता है। बोलो। सर होता है। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि वो शब्द जब तक आप नहीं समझेंगे तो वो जो जिस वाक्य के साथ जुड़ा हुआ है उस वाक्य की ही समझ आपको नहीं हो पाएगी। और जब वो वाक्य ही नहीं समझे आप तो उसके आगे क्या समझेंगे, क्योंकि हर वाक्य अपने आगे वाले वाक्य को एक्सप्लेन करने के लिए बोला लेकिन से जाता है। कभी कभी समग्र रूप में वो शब्द हमें अगर नया भी है तो उसका मतलब हमें समझ आ जाता है ना, अगर हमने पहली बार भी सुना है तो, अगर हम समग्र रूप में उसको सुनते हैं तो। नहीं, वो आएगा जो, एक दो तरह के वर्ड होते हैं, एक होता है वैक्यू वर्ड, एक होता है आपका इनएप्रोप्रिएट वोकैब वर्ड। ठीक है, इसको, ये तो हो गया अस्पष्ट, जो शब्द का कोई लिटरल अर्थ मीनिंग ही नहीं है। एक शब्द ऐसा होता है जिस शब्द का एक निश्चित अर्थ है लेकिन अभी तक आपको पता नहीं है। तो ऐसा शब्द जिसका अर्थ तो है लेकिन आपको पता नहीं है, उसका तो आप अंदाजा लगा लेंगे स्टेटमेंट से।
इन शब्दों का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। हाँ सर। मैं इसका उदाहरण आपको देता हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर हैं और थोड़ा चर्चाओं को सुनते हैं, तो कई बार आपने ये नोटिस किया होगा कि जो शशि थरूर हैं, जो कांग्रेस के सांसद हैं, केरला से ही शायद वो, है ना, तो उनका जो इंग्लिश का नॉलेज है वो बहुत जबरदस्त माना जाता है, मतलब बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। तो वो एक ऐसे शब्द लाते रहते हैं कि इंसान मतलब उसको ढूंढता ही रहता है, वो किसी डिक्शनरी में होते ही नहीं है। कई बार सुना होगा अगर आपने किसी ने तो, ठीक है। तो वो जो शब्द लाते हैं तो बड़े चर्चाओं में रहते हैं, तो कोई अर्थ तो है ही नहीं उसका, तो मिलेगा कहाँ बच्चे को, ठीक है, ऐसे फिर हो गया। कभी कभार हम जैसे पहेलियां के रूप में कुछ बोल देते हैं बीच में, है ना, तो ऐसी ऐसी चीजें जो है वो बच्चे के मतलब समझ को विकसित तो नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसका एक तारतम्य बना होता है, जो उसका एक फ्लो बना होता है, उसको जो ब्रेक कर देती है। तो सिलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू, ठीक है, तो बताइए आप लोगों को, अकॉर्डिंग टू एज, प्रीवियस नॉलेज, और कंसेप्ट। जो भी आप स्टेटमेंट बोलने जा रहे हैं, आप इसका ध्यान दें कि बच्चे की आयु के अनुसार हो, बच्चे की जो पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर हो, और उससे भी महत्वपूर्ण है जो कंसेप्ट आप सिखा रहे हैं उससे ही संबंधित हो, ठीक है। बच्चे की आयु के आधार पर भी है, नॉलेज को भी जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन जो कंसेप्ट आपको सिखाना है क्लास में वो उस कंसेप्ट का ही नहीं है, कुछ और ही तरफ चले गए। मैंने बताया था ना आपको इससे पहले, कभी कभी होता है कि हम भटक जाते हैं, कहीं और ही चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है, पूरा क्लासरूम डिस्टर्ब हो जाता है। कंसेप्ट मतलब होता है संपत्ति। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो ये है कि, अब सेकंड क्या लिखता हूँ उसको, एक ही में हो जाएगा वो आपका, कि हम जो भी स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं उससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जो है वो पूरी तरह से डेवलप हो जानी चाहिए। अब उसको समझाते हुए फिर यहाँ पर कुछ कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट आप लोगों को एग्जाम में पूछे भी आते हैं और स्किल की समझ के लिए भी जरूरी होते हैं। तो फिर यहाँ आपके कंपोनेंट यानी घटक बोलते हैं इसको, या कहीं कहीं पर एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में एलिमेंट लिखा हुआ भी आता है। घटक, किसके घटक, तो एक्सप्लेनेशन की हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, ठीक है। अब ये विषय तो ऐसे ना, ये तो क्लास में जब बीएड करते हैं उस समय पढ़े जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि फिर प्रिपरेशन के दौरान हर एक चीज को बहुत डीप समझना मतलब उतना हो नहीं पाता है, और इसको अगर डीप ना समझे हम तो फिर वो खाली रटना ऐसा रह जाता है। सबसे पहले तो कंपोनेंट की अगर बात करें, क्या करेंगे आप बताओ। क्लास में जा रहे हैं, आप कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा बताओ। बिगिनिंग स्टेटमेंट होंगे, होंगे नहीं होंगे। हेलो। यस सर। क्या बोलेंगे इसको हम, आरंभिक कथन। जब भी आपको माइक्रो टीचिंग कराई जाती है तो आपको बताया जाता है कि क्लास में पढ़ाने से पहले जो विषय आप पढ़ाने जा रहे हैं, जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं, उससे पहले आप बच्चों को उस कंटेंट के साथ जोड़ने के लिए या तो डिस्कशन करेंगे, या कोई कहानी सुनाएंगे, या फिर कुछ प्रश्न पूछेंगे जो कि पूर्व ज्ञान पर आधारित हो और इस नवीन ज्ञान से जोड़ दे। बिगिनिंग स्टेटमेंट के साथ होता है आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट।
कुछ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। हाँ, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? निष्कर्ष कथन। देखिए, जिन्होंने वो वीडियो नहीं दिया है, देखा है जो मैंने कल सेंड किया, तो प्लीज देख लेना, क्योंकि वो कंप्लीट है। ठीक है, डिटेल नहीं है बट कंप्लीट है। अब आपने पढ़ा दिया, सारी चर्चा हो गई, सारी रामायण हो गई, तो एक ब्रीफिंग की जरूरत पड़ती है। या ब्रीफिंग तो हम पहले करते हैं, हालांकि रॉन्ग स्टेटमेंट है मेरा ये। कंक्लूजन की जरूरत पड़ती है, निष्कर्ष की जरूरत पड़ती है। तो भाई ये जो आपने पढ़ा, इससे ये निष्कर्ष निकला, इतना कुछ हमने डेराइव किया, तो उससे ये सिद्धांत सिद्ध हो गया, ऐसे वो बताने की जरूरत है। जैसे हम कोई डेरिवेशन कर रहे हैं साइंस में, हमने पूरा डेरिवेशन का प्रोसेस समझा दिया, डेरिवेशन हो गया। अब हम उस डेरिवेशन की इम्प्लीकेशंस पर बात कर लें थोड़ा बहुत, तो वो कहलाएगा आपको क्या? कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। ठीक है, फिर आता है आपका एक्सप्लेनिंग लिंक। अभी एक्सप्लेनिंग लिंक क्या है, इसको आप इंग्लिश में याद कर लीजिए। लिंक मतलब होता है जोड़। ठीक, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ेगा, या फिर दो सब कंसेप्ट को आपस में जोड़ने की कोशिश करेगा। फिलहाल यहाँ पर वाक्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है। जब भी आप बात कर रहे हैं, तो आपकी पहली बात का संबंध दूसरे से होना चाहिए, तभी वो एक फ्लो बना पाएगा, अन्यथा नहीं बना पाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि आज सुबह जब मैं उठा तो बहुत ज्यादा कोहरा दिख रहा था बाहर, और बहुत ठंड हो रही थी। अब उस ठंड की वजह से तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं अपने बिस्तर से बाहर निकलूं, है ना? क्या आप लोगों को भी इतना ठंडा लग रहा था? क्या आप लोगों को भी ऐसा ही हो रहा था? क्या आप लोगों का भी मन कर रहा था कि अभी और देर तक सोए? इतना कुछ मैंने बोला, तो ये सब कुछ कहलाएगा कि आपको एक फ्लो में है। इसमें पहले स्टेटमेंट का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से एग्जैक्ट रिलेशन समझ में आ रहा है? यस और नो? अब अगर इसकी जगह यस मैं सर। ऐसे बोले, मैं बोलूं आपसे कि यार जब मैं आज सुबह उठा तो बाहर बहुत भयंकर कोहरा था, और मुझे शाम को आज किसी की पार्टी में भी जाना है। अब ये जो पहला स्टेटमेंट है, उसका तो दूसरे स्टेटमेंट में कोई संबंध ही नहीं ना। अब कोहरा था और शाम को शादी में जाना है, क्या मतलब इसका? कुछ बच्चा कुछ अर्थ समझ पाएगा इसका, बताओ? नो सर। तो इसी तरह से ये तो मैंने एक बहुत बेकार सा आपको एक उदाहरण दिया, बट फिर भी समझने लायक ठीक है, क्योंकि व्यवहारिक है, आज की जो परिस्थिति है उसके ही अनुरूप है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सप्लेनिंग लिंक है, ये इसी बात पर फोकस कर रहे हैं कि स्टेटमेंट्स आपके जो है वो बिल्कुल रिलेवेंट होने चाहिए, और वो ऐसे रिलेवेंट होने चाहिए कि उनके बीच में जो लिंक है वो प्रॉपर हो। ठीक है, तो प्रॉपर लिंक, ठीक समझ रहे, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट है आपका कवरिंग एसेंशियल पॉइंट्स। लिखते हैं हम, कवरिंग इसेंशियल पॉइंट्स। मतलब इसेंशियल क्या होता है? अति आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान रखना है। मैंने आवश्यक, वैसे इसेंशियल होता है, अति आवश्यक ही बोलते हैं, मैं सिर्फ आवश्यक लिख रहा हूँ। ठीक है, पूर्ण कर रहे हैं, थोड़ा स्टेटमेंट ऐसे ही होते हैं ना हिंदी वाले, थोड़ा आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसेंशियल पॉइंट्स क्या होते हैं? जब भी आप कुछ विषय पढ़ा रहे हैं, कोई भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं, तो उस कंटेंट में अगर जो वो कोई कंसेप्ट है, तो उस कंसेप्ट में बहुत सारे क्या होंगे आपके? सब कंसेप्ट होंगे, जो उस कंसेप्ट को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो वो सारे ही पॉइंट कवर करने हैं आपने।
मैं एक छोटा उदाहरण आपको देता हूँ कि अगर आप क्लास में नाउन पढ़ा रहे हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सब जानते ही होंगे आप लोग, नाउन प्रोनाउन वगैरह जो होता है। तो अगर हम क्लास में बच्चे को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं फर्स्ट क्लास से, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स होते हैं वो 8 के 8, वो उनके नाम तो एटलीस्ट बच्चों के सामने हमको रखने चाहिए। अगर हम दो चार ही बता रहे हैं तो इट मीन्स वो इनकम्प्लीट सा रह जाएगा। अगर हम नाउन ही पढ़ा रहे हैं सिर्फ, तो पहले तो नाउन क्या है वो समझाते हुए अगर हम ये कह रहे हैं कि नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग, तो प्लेस का मतलब क्या है, पर्सन का मतलब क्या है, थिंग का मतलब क्या है, ये भी तो बताना पड़ेगा बच्चे को, है ना। दिस इज कॉल्ड इसेंशियल पॉइंट्स। इसेंशियल पॉइंट क्या हुए, नाउन की उस परिभाषा में जो शब्द आए हैं उनको भी अलग से फिर एक्सप्लेन करना। या और भी चीज अगर हम बात करें, बहुत सारे हैं, कोई भी अगर घटना आप समझा रहे हैं बच्चे को, ठीक है, चाय बनाने की घटना है, तो घटना के बढ़िया प्रक्रिया हो गई वो, तो समझा रहे हैं, तो उसमें आप हर एक बात बताएंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि भाई पानी लिया, दूध डाला, चाय पत्ती डाली और चीनी डाली, चाय बन जाएगी। नहीं, आपको ये बताना पड़ेगा कि उसको एक बर्तन में रख करके गैस ऑन करनी होगी और ऑब्जर्व करना होगा जब तक कि वो उसमें उबाल ना आ जाए, ये सब कुछ। तो हर एक पॉइंट को कवर करना है। फिर आते हैं टेस्टिंग पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। पीपल्स मतलब स्टूडेंट की, हाँ। बच्चों की जो समझ है उसका परीक्षण भी करना, ठीक है, समझ का परीक्षण। अब इसकी आवश्यकता भी पड़ती है, तो ये इसलिए कि आपके सामने जो बच्चे बैठे हैं, भले ही वो क्लास 8th के हैं, लेकिन क्या वास्तव में उनकी समझ क्लास 8th के बच्चों के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड हम लेके चल रहे हैं उतनी है या नहीं। क्या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी समझ थोड़ी सी कम है, तो बच्चों की जो समझ है उसको भी हम करेंगे थोड़ा सा देखेंगे। ये तो रहा पहले के लिए। अब यहाँ पर जो टेस्टिंग पीपल्स अंडरस्टैंडिंग है, वो इस संबंध में है कि जो कुछ आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बच्चे को वो समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। पता चला आपने तो अपनी तरफ से बेस्ट एक्सप्लेनेशन कर दिया बट बच्चे को कुछ आया ही नहीं, ये इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। तो बीच बीच में क्या करेंगे आप, बच्चों से पूछते रहेंगे ताकि आप ये कंफर्म कर सके कि बच्चे समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। उन बच्चों से उनके अनुभवों को जोड़ने के लिए कहेंगे, तो अगर बच्चा अनुभव जोड़ पा रहा है इट मीन्स की समझ विकसित हो रही है, और नहीं जोड़ पा रहा तो मतलब नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये रहे कुछ कंपोनेंट आपके, जिन्हें हम बोलते हैं क्या, डिजायरेबल बिहेवियर, ठीक है, यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव कंपोनेंट होते हैं ना, ये तो सब होना चाहिए क्लास के अंदर, इस स्किल में ये सब कुछ होना जरूरी है। अब कुछ कंपोनेंट आते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये है आपके नकारात्मक, है नेगेटिव। क्या नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले तो इररिलेवेंट स्टेटमेंट नहीं बोलने हैं आपको। ऐसे स्टेटमेंट जिनका संबंध ही नहीं है आपके वो जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं उसको बोल के फायदा क्या। जैसे मैंने आपको शुरुआत में समझाते हुए कहा था कि अगर कोई व्यक्ति जोश जोश में आकर के आउट ऑफ कंटेंट चला जाता है और फिर वही रह जाता है, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव वो पूरा नहीं हो पाएगा टीचिंग का। फिर है, समझ लेना,
हिंदी बोलेंगे हाँ सर। मतलब लिख लेना हिंदी में आप उसको, क्योंकि अभी क्लास ही ओवर हो जाएगी है, फिर रिज्वाइन करना हालांकि आप, लेकिन रिकॉर्डिंग बार बार अलग अलग नहीं होनी चाहिए ना, फिर नेक्स्ट स्किल को हम देखेंगे। तो फिर इररिलेवेंट स्टेटमेंट जो है, मतलब होता है कि अ, गैर जरूरी, इसको लिख लेते हैं आप, गैर जरूरी वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे गैर जरूरी अननेसेसरी, छोड़ो समझने के लिए हो जाएगा। इररिलेवेंट मतलब कि जो संबंधित नहीं है उससे, जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है टॉपिक से। फिर है लैक, लैकिंग ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए। इन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट आपने बोला, उससे रिलेवेंट दूसरा स्टेटमेंट आपको उस समय बोलना है। जैसे आपने बोला कि श्री रामचंद्र जी लंका गए थे, ठीक है, और रावण को उन्होंने हराया। अब इन वाक्यों को आपको एक साथ बोलना होगा, तो जाकर के हम कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी और बच्चा समझेगा। अब एक वाक्य बोला आपने, फिर आप कहीं और खो गए, फिर दूसरा तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और भी कुछ है इसमें समझने के लिए, बाकी इतना ही काफी है। नेगेटिव स्टेटमेंट्स और नेगेटिव बिहेवियर है ये। फिर आपका है लैकिंग फ्लुएंसी, तो पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, धारा प्रवाह की कमी, ठीक है ना, ये होती है निरंतरता की कमी। ये पहले वाला जो, सेकंड वाला जो है निरंतरता की कमी, लिख लीजिएगा उसको आप, की कमी, ठीक है। और ये धारा प्रवाह की कमी। फिर आता है आपका इनएप्रोप्रिएट वैल्यू वर्ड्स, इनका यूज नहीं करना है, हाँ। और या फिर जो कहावतें होती हैं, पहेलियां होती हैं, ऐसी ही यूज नहीं करनी एक्सप्लेनेशन के टाइम। तो ये क्या है आपके, ऊपर मैंने नेगेटिव लिखा था, पॉजिटिव लिखा था, सॉरी ना, ऊपर मैंने नेगेटिव लिख दिया भाई मिस्टेक, हाँ पॉजिटिव लिखा, ठीक है। हाँ नेगेटिव। हाँ, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये सारे आपके नेगेटिव। तो ये नहीं करना है। क्या नहीं करना है, रिलेवेंट स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए, कॉन्टिन्यूटी लैक नहीं करनी चाहिए, फ्लुएंसी लैक नहीं करनी चाहिए, और जो वैल्यू वर्ड्स है उनका यूज नहीं करना है एक्सप्लेनेशन में। क्या करना है ना, उस पर चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। ये करना है बिगिनिंग स्टेटमेंट, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, एक्सप्लेनिंग लिंक, है ना, एसेंशियल पॉइंट कवर करने हैं, और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को समय समय पर चेक करते चलना है कि समझ में आ भी रहा है या